मैं एक गांव के स्कूल से प्राइमरी पास थी। दूसरी क्लास में मेरी दोस्ती गुजाला से गहरी हो गई। इसके अब्बू जिम्मेदार थे और ये एक दामद पसंद घराना था। गुजाला का कुशादा मकान हमारे घर के करीब था। वालिद इनके माल मवाशी संभालते थे। तभी अम्मी का इनके यहाँ आना जाना रहता था। वो छोटे मोटे कामों में गुजाला की वालदा का हाथ बटा देती थी। बचपन से मैं इस घराने से मानूस थी। अम्मी के हमरा इनके घर जाया करती थी। तभी मेरी दोस्ती गुजाला से हुई। वो बहुत अच्छी लड़की थी। इसकी माँ ने भी अपने बच्चों के ज़हन में ये बात ना डाली कि वो अमीर हैं और हम गरीब हैं। वो हमसे अच्छा सलूक रवा रखती थी। मुझे और गुजाला को एक साथ खाना देती और साथ बिठा के खिलाती। ताहम मुझको इनके घर जाकर इस बात का एहसास शिद्दत से होता कि वो बड़े लोग हैं, अमीर हैं और हम गरीब हैं। हमारा इनका मुकाबला नहीं है। एहसास कमतरी की सबसे बड़ी वजह हमारे और इन लोगों के रहन सहन का फ़र्क था। इनका मकान आलीशान, सहन वसी और बरामदे कुशादा, फर्नीचर भी ऐसा था कि जिसको काबिले तारीफ कहना चाहिए, जबकि हमारे घर में पर्दे थे और ना उम्दा फर्नीचर था, बल्कि मोटे बान की टूटी फूटी चारपाइयाँ थी। मेरा नन्हा सा दिमाग इस तबकाती फ़र्क के असबाब तलाश करने की सलाहियत ना रखता था, लिहाजा अपने घर की गुर्बत का एहसास ताने लगता। इन्हीं चीज़ों ने ऐसी हसरत को जन्म दिया कि जिसने छोटी सी उम्र में मेरे अंदर की दुनिया को तहवाला कर दिया। हर दम यही सोचती थी कि एक अच्छी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। जूं उम्र बढ़ती गई, शऊर भी बढ़ता गया। जब गुजाला को स्कूल दाखिल किया गया, इसकी माँ यानी बीबी साहिबा ने मेरी अम्मी को मजबूर किया कि वो मुझे भी स्कूल में दाखिल करा दें। बीबी साहिबा के मजबूर करने पर अम्मा ने स्कूल भेजा, जहां और लड़कियों को देखकर मेरे अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उमंग पैदा हो गई। हमारी टीचर कहती थी कि तालीम हासिल करने से गुर्बत दूर होती है और इंसान के हालात अच्छे हो सकते हैं। जिन दिनों 5वीं में थी, खाला रुकैया के एक दिन घर आई और अम्मी से कहा कि बस अब अपनी बेटी की मंगनी मेरे अख्तर से कर दो। ये 11 बरस की हो रही है, 2-3 साल तक वदाई के लायक हो जाएगी। जब मैंने खाला का मंशा सुना तो दिल डूब सा गया। खाला वाले तो हमसे भी ज़्यादा गरीब थे। खाला बेवा थी, सारा दिन मरे खजूर के खुश्क पत्तों से चटाइयाँ और तीलियों से छाछ बनाती, कभी चंगेरा बनाती। इनका बेटा अख्तर भी कोई ख़ास काम नहीं करता था, वो अनपढ़ था। भला इस घर में मेरी किस्मत का सितारा क्यों कर रोशन हो सकता था कि अमीरी के ख्वाब पूरे करती। खाला और अख्तर हकीर और फ़कीर नज़र आने लगे। पहले ही इनके घर जाना पसंद नहीं करती थी। स्कूल की सहेलियां और हम जमात लड़कियां खुशहाल घरों की थी। इन्हीं जैसे घर अब मेरे ख्वाबों में बस गए थे। सोचों के गर्दाब में फंसी मैं 15 बरस की हो गई। दुआ करती कि खाला और अख्तर से वास्ता ना पड़े और कभी इनके घर बहू बन कर ना जाऊं। ये बात ज़ुबान से कह ना पाती कि अम्मा से भी डर लगता था। जाहिर है वो यही जवाब देती, अख्तर से शादी ना करेंगे तो क्या कोई शहजादा तुझे गवालन को बहाने आएगा। हमारे मोहल्ले में अहमद बख्श रहता था, जिसका बाप कमाने सऊदी अरब गया हुआ था। पहले ये लोग हम जैसे थे, लेकिन चचा फजल के जाने के बाद रफ्ता रफ्ता इनका शुमार खुशहाल लोगों में होने लगा। अहमद अकलौता था, सर पर बाप था और माँ मस्कीन सी औरत थी। तभी अहमद ने पर पुर्जे निकाल लिए। वो माँ को गर्दनाता ना था और बाप की कमाई पर ऐश में रहता था। जितने रुपए चाहता वालदा से खसूट लेता। शहर के मेले
ठेलों में घूमता और नित नए कपड़े बनवा कर गांव में गबरू बना फिरता। 15-16 बरस की लड़कियां तो बस ज़हरी शोशा पर मर मिटती हैं। ये बेफिक्र खुश खुराक और सूरत भी अल्लाह ने अच्छी बनाई थी, तभी सेहत काबिले रश्क थी। जब से इनके घर में खुशहाली आई थी, इसका शुमार खूबसूरत नौजवानों में होने लगा था। फिर टिप टाप ऐसी कि वो हर गांव की गुआरी का आइडियल बन गया। मैं खाला सोबिया के घर अक्सर उधार लेने जाया करती थी। जब घर में किसी शय की कमी होती, अम्मा मुझे इनके घर दौड़ाती। खाला सोबिया कुछ भी देने से कभी इनकार ना करती थी, क्योंकि मेरी माँ से इनकी बचपन से संगत थी और इनका दिल नहीं बदला था। मेरा इनके यहाँ बचपन से आना जाना लगा रहता था। इसी बाइस अहमद बख्श मेरे लिए अजनबी ना था। अक्सर सामना हो जाता और हम बातचीत भी कर लिया करते थे। रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में इसके साथ जीवन बसर करने के ख्वाबों ने बसेरा कर लिया। इसके मुकाबल भला अख्तर की क्या औकात थी। मैं तो इसकी शक्ल भी देखने की रवादार ना थी। अंदाज़ा ना था कि मेरा अंदाज़ा कितना गलत है। अहमद ऐसी सिफात का मालिक ना था जैसा इसे समझ रही थी। इतनी तो अक्ल ना थी जो सोचती कि अहमद जो गांव के बेकार नौजवानों के बीच हीरो बना फिरता है, दरअसल ये इसके बाप की कमाई का कमाल है। भला इसके साथ ज़िंदगी अच्छी क्यों कर गुजरती, जिसमें खुद को खाने और दिखाने की सलाहियत ना हो। इस पर तरह ये क्या, 8वीं पास करके इसने स्कूल को खैर बात कह दिया और अब आवारा लड़कों के साथ वक्त पास करके बेमकसद ज़िंदगी बसर कर रहा था। जब दिल किसी पर आ जाए तो फिर नफ़ा नुकसान कौन सोचता है। मैं भी हर दम यही दुआ करती थी कि अहमद से मेरी शादी हो जाए, लेकिन माँ अपने इरादे की पक्की थी। वो मेरे बारे में जो कुछ सोच बैठी थी, अब इस अमली जामा पहनाने की दर पे थी। जिस रोज़ खाला अख्तर से मेरी मंगनी की तारीख लेने आई, इनको देखकर खुद को कमरे में बंद करके रोना शुरू कर दिया। वो कुछ परेशान हुई तो माँ ने बात बना दी कि सुबह से इसके पेट में दर्द था। मंगनी का मौजू धरा रह गया और खाला जल्दी जल्दी घर को चले गई ताकि मेरे लिए दवा दारू भिजवा दे। इनके जाने के बाद अम्मा ने दर बजा कर खुलवाया और कड़े तेवरों से बोली, क्यों, ये क्या ड्रामा है। मैं भी समझती हूँ, ये बाल दूर में तो सफ़ेद नहीं किए। मौका अच्छा था, मैंने दिल की बात कह दी कि अम्मा तुम ठीक समझी हो, मैं हरगिज़ तुम्हारे नकम्मे भांजे और गरीब बहन के घर को कबूल नहीं करने की। यहाँ भी गुर्बत, वहाँ भी वही मफलसी के अजाब। मेरे लिए किसी खाते पीते घराने का रिश्ता क्यों नहीं देखती। माँ को तवक्को ना थी कि मेरे मुंह में गज़ भर की ज़ुबान छुपी हुई है। वो पाँव से जूती उतार कर ताबड़तोड़ मेरे कमरे पर बरसाने लगी। फिर कहा कि नामुराद 5वीं जमात क्या पढ़ लिए, गज़ भर की ज़ुबान हो गई है। अम्मा ने अगले रोज़ खाला को बुलाकर निकाह की तारीख तय कर दी। मैं तो अहमद से आखिरी मुलाकात भी ना कर सकी और माँ ने 3 कपड़ों में लपेट कर खाला के आंगन में धक्का दे दिया। निकाह के बोल अख्तर से पढ़वाते ही माँ का आंगन पर आया और खाला का घर मेरा हो गया। जिस घर को अपना घर नहीं बनाना चाहती थी, जिस घर से दूर भागती थी, वही घर और वही गुर्बत मुकद्दर बन चुकी थी। दुल्हन बनकर ज़रा खुश ना थी। मुझे तो अहमद की मोहब्बत रोग बनकर खाए जाती थी। अलबत्ता अख्तर मुझे पाकर खुश था। इसके अंदर एक बड़ी तब्दीली आ गई। वो अब कमाने की फ़िक्र करने लगा ताकि मुझे खुशियाँ दे सके, अच्छा खाने और अच्छा पहनने को मुहैया कर सके। इसने शहर जाकर काम ढूंढ लिया और एक मेडिकल स्टोर पर मुलाजिम हो गया। सुबह का गया, रात को लौटता। तनख्वाह 6000 रुपये थी, जो हमारे गुजारे के लिए बहुत थी, लेकिन इस तनख्वाह में सिर्फ गुजारा हो सकता था, अच्छा मकान नहीं बन सकता था।
घर में टीवी, फ्रिज और सोफा सेट नहीं आ सकते थे। मखमल और रेशमी के कपड़े भी नहीं खरीदे जा सकते थे। जेवर तो दूर की बात है, वो ख्वाब जो मैंने कवारेपन में देखे तो वो अब एक बच्ची की माँ होने के बावजूद मेरा पीछा कर रहे थे। मैं आप भी जब मौका मिलता खाला सोबिया के घर जाती और अहमद का दीदार कर लेती। वो मेरी दर्दीदा निगाहों को खूब समझता था और बातचीत का कोई मौका हाथ से जाने ना देता था। अख्तर एक सीधा साधा लड़का था। वो मुझे हर हाल खुश देखना चाहता था। अपने ऊपर कुछ खर्च ना करता, लेकिन मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाता। इधर मैं थी कि इसकी कोई बात, कोई अदा मुझको अच्छी ना लगती थी। एक रोज़ मेरी बेटी, जो कि सिर्फ 1 साल की थी, बीमार पड़ गई। इससे तेज़ ताप चढ़ा। मैं घबरा गई। अख्तर शहर काम पर गया हुआ था और सास अपने भाई से मिलने गांव जा चुकी थी। तभी मैना को बाहों में लेकर गांव के हकीम साहब के मतलब जाने को अकेली ही निकली। बदकिस्मती से रास्ते में अहमद मिल गया। इसने पूछा, क्या बात है, किधर जा रही हो? वो क्यों ऐसी परेशान दिखती हो? मेरी मैना बीमार पड़ गई है, हकीम साहब को दिखाने जा रही हूँ। बोला, मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं लिए चलता हूँ। धूप में पैदल चलोगी तो बच्ची को ताप और चढ़ जाएगा। नहीं अहमद, किसी ने देख लिया तो क्या हम कोई चोरी करने जा रहे हैं? क्या गांव के लोग हमको जानते नहीं? तेरी बच्ची बुखार में हिक रही है। मेरी मान तो हकीम साहब को रहने दे, मेरे साथ चल, मैं इसे डॉक्टर को दिखा देता हूँ। चल चल बैठ जा मेरी मोटरसाइकिल पर, डर नहीं, कोई नहीं देखने वाला। और तेरा शोहर तो यूं भी शहर गया है, रात को ही लौटेगा। हम अभी घंटे में लौट आते हैं। ममता की मारी ने इसकी बात मान ली या के लाशूरी तौर पर अहमद की रफाकत चाह रही थी। वो मुझे शहर ले चला। डॉक्टर को दिखाकर हमने दवा ली और जब लौट रहे थे एक जगह मोटर बाइक रोक कर इसने कहा, आइसक्रीम खाएगी? चल खा ले, यहाँ की बहुत मशहूर है। मेरा हलक प्यास से खुश्क हो रहा था। मैं इसके साथ आइस बार के हाल में चले गई, जहाँ गोल छोटी मेज़ों के इर्द गिर्द 3-3 कुर्सियाँ लगी थी। हम एक मेज़ के गिर्द बैठ गए। इसने आइसक्रीम का आर्डर दिया। अभी एक चम्मच ही खाया था कि सामने वाली मेज़ पर 2 आदमी आकर बैठ गए। जिस शख्स का रुख बिल्कुल मेरे सामने था, जब इस पर नज़र पड़ी तो मेरी जान निकल गई। वो अख्तर था और मुझे यूं घूर रहा था जैसे दिन में कोई भयानक ख्वाब देख रहा हो। इसे यकीन ना आ रहा था कि मैं ही हूँ। एक लम्हे के बना वो उठ खड़ा हुआ। इसने अपने साथी से कुछ कहा और हाल से निकल गया। अब काटो तो लहू नहीं बदन में। मैंने अहमद से कहा, हरगिज़ घर ना जाओगी, अब ये सीधा घर ही जाएगा और यकीनन आज मुझे मार डालेगा। अहमद खासा घबरा गया, ताहम इसने अपने हवास पर काबू पाया और कहने लगा, इतनी हिम्मत इसमें नहीं कि तुमको मार डाले, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि तलाक दे देगा। तो मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी वजह से होगी ना तो तुमको तलाक, तो मैं कर लूँगा तुमसे शादी। डर नहीं और घर भी ना जाना, बल्कि अपने मामू के घर चली जा। तेरी माँ उधर होगी और सास भी। सारा माजरा अम्मा से कह दे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने भी आफियत इसी में जानी और कोई हल ना था। मोटरसाइकिल पर अहमद ने मुझे मामू के घर के सामने उतार दिया, जहां खाला और अम्मी मौजूद मिली, क्योंकि मामू की तबीयत ठीक ना थी और दोनों बहनें इनको पूछने आई हुई थी। जाते ही मैं रोने लगी। माँ का हाथ पकड़कर मैना के माथे पर रखा के देख,
یہ کیسی بخار میں تپ رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری تھا اور ڈاکٹر کا کلینک شہر میں ہے، تو میں نے ہی احمد سے کہا کہ مجھے کلینک لے چلو، رات کو اختر آئے گا، تب تک نہ جانے بچی کا کیا حال ہو جائے۔ شہر میں اختر نے مجھے احمد کے ساتھ دیکھ لیا ہے، وہ اب میرا حشر کرے گا، میں اب گھر نہ جاؤں گی۔ خالہ بھی تاویل سن کر کچھ پریشان ہوگی، کہنے لگی، آپا تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں گھر جا کے پہلے اختر کا موڈ دیکھ لوں، سمجھا بجھا کر بیٹے کا غصہ ٹھنڈا کر لوں تو اس کو آ کر تمہارے گھر سے لے جاؤں گی۔ ماں نے بھی عافیت اسی میں جانی، میں اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر اور خالہ اپنے گھر چلی آئیں۔ خدا جانے کیا باتیں اختر اور خالہ کے بیچ ہوئیں، اس نے مجھے 2 دن بعد طلاق بھجوا دی۔ دونوں کا یہی کہنا تھا، بے شک مینا مر جاتی لیکن تم کو ہرگز اختر کے ساتھ اس کے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شہر نہ جانا چاہیے تھا، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آخر وہ غیر تھا، کیا لگتا تھا تمہارا جو تم اس کے ہمراہ گئی۔ طلاق مل گئی، ملال تھوڑا سا اور خوشی زیادہ تھی کہ جو خواب دیکھ رہی تھی اب اس کی تعبیر مل جائے گی، لیکن اندیشہ مینا کے بارے میں تھا کہ کہیں اختر نے اس ننھی سی جان کو مجھ سے چھین لیا تو کیوں کر جی پاؤں گی۔ اختر نے بچی کا مطالبہ بھی نہ کیا، میری جان میں جان آ گئی اور سال بھر میں اپنی والدہ کے گھر رہی۔ اسی دوران جب موقع ملتا احمد سے ملاقات کی کوشش کرتی، بالآخر میرا نکاح احمد سے ہو گیا، مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی۔ چند دن خوشحالی کے نصیب میں تھے سو دیکھ لیے۔ میری شادی کے 1 سال بعد سسر صاحب کے بارے میں اطلاع آ گئی کہ وہ سعودی عرب میں کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہیں۔ ان کی وفات کے ساتھ خالہ صوبیہ اور اختر کی خوشبختی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ جب ریال ہی کمانے والا نہ رہا، آہستہ آہستہ جمع پونجی ختم ہونے لگی۔ ایسی جمع پونجی کب تک ساتھ دیتی ہے کہ جب اخراجات ہوتے جائیں لیکن ذریعہ آمدنی نہ ہو۔ اختر کو کوئی ہنر آتا تھا اور نہ 8ویں پاس کو نوکری ملتی تھی، ٹھاٹھ سے جینے کی عادت پڑ چکی تھی، اب مٹی ڈھونے یا چوکیداری کرنے میں عزت جاتی تھی۔ موصف گھر میں لکھے بیٹھے رہے، پہلے ماں کا زیور بیچا، پھر گھر کا فرنیچر اور آخر میں مکان بیچ دیا، خود کرائے کے بسیدہ سے مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ ہر بار کہتے تھے کہ اس سرمائے سے کاروبار کروں گا، کاروبار کا سلیقہ نہ تھا، جب رقم جیب میں آتی اوباش دوست گھیرے میں لے لیتے اور وہ روپیہ بھی ضائع ہو جاتا جس سے کاروبار کا خیال کر کے گھر بار اور قیمتی اشیاء فروخت کی تھی، آخرکار کنگال ہو گئے۔ صوبیہ خالہ نے دل کو صدمہ لگایا اور 2 سال میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب وہی میں تھی، وہی غربت تھی اور نکما نکھٹو شوہر احمد تھا جو کبھی میرے خوابوں کا شہزادہ ہوا کرتا تھا۔ اب پتہ چلا کہ محبت کچھ نہیں، اصل اہمیت تو مرد کی کمائی کی ہوتی ہے۔ احمد نے تو صرف دکھاوے کا پیار کیا تھا، اس نے بھی دل سے مینا کو بیٹی تسلیم نہ کیا کیونکہ یہ اس کی بیٹی تھی بھی نہیں۔ مجھے بہت جلد علم ہو گیا کہ یہ میری بچی سے جھوٹا پیار جتلاتا ہے۔ ایک روز اس نے اس امر کا ثبوت بھی دے دیا۔ جب مینا 15 برس کی ہو گئی تو 4 لاکھ کے عوض اس کا نکاح ایک سن رسید سے کر دیا اور میری بچی کو روپیوں کے خاطر اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ روتی ہوئی مینا کے آنسو کبھی نہ پوچھ سکی، اس ظالم سے کیوں کر بچاتی کہ اس کا کوئی والی وارث تھا بھی نہیں۔ احمد نے کہا، شکر کرو کہ عزت سے تمہاری لڑکی ایک خوشحال گھر میں بیاہ دی ہے، ورنہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا، غربت اس کا بھی مقدر بن جاتی۔ خوشحال گھر تو تھا مگر بوڑھے شوہر کی منکوحہ کے پاس وہ
खुशहाल ना थी। एक जुआं साल दुल्हन का हक होती है। अब पछताती थी क्यों अपने ख्वाबों की दीवानी बनी कि सब कुछ लुट गया। सच है कि दौलत नसीब से ही मिलती है, जिनके मुकद्दर में अमीरी होती है इनको मैसर आती है। अख्तर ने दुबई जाकर मेरे बाद इतनी दौलत कमाई कि गांव में महल नुमा मकान बनवाया और कार नौकर रख लिए। इसकी दूसरी बीवी सोने से पीली है और ऐश करती हैं, लेकिन मैं आज भी अपनी माँ की तरह मेहनत मशक्क़त करके असरत की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हूँ। इसको अपना मुकद्दर ना कहूँ तो और क्या कहूँ।